हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट जो कि आपके बिहार एसटेट के एग्जाम, डीएसएसबी के एग्जाम, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से किसको पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कपड़ा होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, पूरे थान को, किसको, पूरे थान को एक छोटी सी अंगूठी के बीच में से निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बालूचर साड़ियाँ, सेकंड ऑप्शन है आपका टिपाई, थर्ड ऑप्शन है पटोला एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ढाका की मलमल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ढाका की मलमल को हम एक छोटी छोटी सी अंगूठी के बीच में से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी साड़ियां जामदानी कहलाती है। तो ऐसी कौन सी साड़ियां हैं जिनको हम जामदानी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में है आपके चंदेरी साड़ियां हैं, ढाका की मलमल साड़ियां हैं, बालूचर साड़ियां हैं एंड उपरोक्त सभी है। बहुत से लोगों को इसमें आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी लग रहा होगा, पर जो आपकी जामदानी साड़ियां होती है ना, वो भी आपके ढाका की मलमल साड़ियों को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। जामदानी साड़ी किसे कहते हैं, ढाका की मलमल साड़ियों को जामदानी के नाम से जाना जाता है। और ढाका की मलमल ही ऐसी होती है जिसको हम छोटी सी अंगूठी के बीच में से हम जिसको आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, चंदेरी साड़ियाँ किस प्रकार की साड़ियाँ। तो आपको ये बताना जो चंदेरी साड़ियाँ हैं वो किस प्रकार की साड़ियाँ होती है। ऑप्शन में है मुर्शिदाबाद, काठियावाड़, मध्य प्रदेश और उपरोक्त सभी। बात की जा रही है आपकी चंदेरी साड़ियों की, तो चंदेरी साड़ियां आपके मध्य प्रदेश की होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन है। आपको क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जैसा कि आप सबको पता है आपकी एग्जाम डेट पास में ही आने वाली है, तो आपको इस टाइम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी है, अपना स्कोर इंप्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे, काठियावाड़ एवं गुजरात निर्मित साड़ियां कहलाती हैं। तो आपको ये बताना है काठियावाड़ और गुजरात में बनी साड़ियां क्या कहलाती हैं। पटोला कहलाएंगी, पाठान कहलाएगी, पीताम्बर कहलाएगी या कलमदार कहलाएगी। तो काठियावाड़ और गुजरात कहाँ की, काठियावाड़ और जो गुजरात में साड़ियां बनती है ना वो आपकी जानी जाती है पटोला के नाम से। ठीक है, कहते हैं ना गुजरात का पटोला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, नमूने को कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना ही कहलाता है। तो किसी नमूने को यानी कि किसी सैंपल को कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना क्या कहलाएगा, रंगाई कहलाएगा, लिखाई कहलाएगा, बंधाई कहलाएगा या उपरोक्त सभी। तो कच्ची पेंसिल से हम क्या कार्य करते हैं, लिखाई का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नमूने को वस्त्र पर अंकित नहीं किया जाता बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिन गिन कर सुंदर सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़िए। तो किस नमूने को वस्त्र पर अंकित यानी कि वस्त्र पर क्या नहीं किया जाता, अंकित यानी कि ड्रॉ नहीं किया जाता है, बल्कि उस कपड़े के धागे, वस्त्र के धागों को ही गिन गिन कर सुंदर सुंदर उत्कृष्ट के नमूने बनाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये किस में होता है, रंगाई में होता है, बंधाई में होता है, लिखाई में होता है, ये फुलकारी में होता है। तो ये जो कार्य किया जाता है ना, ये किया जाता है फुलकारी। और फुलकारी कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है फेमस, ये आपकी पंजाब की होती है। ठीक है, तो पंजाब की फेमस एम्ब्रॉयडरी आपकी फुलकारी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें धागों को ही गिन गिन कर सुंदर सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें शैडो काम किया जाता है। तो किसमें शैडो कार्य होगा ये बताना है आपको। चिकनकारी में होगा, रेशमी सीसा बाग में होगा, कश्मीर का कशीदा में होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो बात की जा रही है शैडो काम की। तो जो आपका शैडो काम किया जाता है ना, ये होता है आपके चिकनकारी में। और चिकनकारी कहाँ की है, यूपी की है। यूपी में भी कहाँ की, लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है,
लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी आपकी चिकनकारी, इसमें इस शैडो कार्य को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई? तो आपको ये बताना है, ये आपके जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपके जस्ट याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है, जो आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1922, 1999, 1920 एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1920 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, श्री निकेतन योजना की पहल सर्वप्रथम किसने की? बात किसकी की जा रही है? श्री निकेतन योजना की सर्वप्रथम पहल जो थी किसने की थी, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नेहरू जी। तो जो श्री निकेतन योजना की सबसे पहले पहल की थी वो की थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम यानी कि वर्धा की स्थापना कब की? ये कम नहीं है, ये आपका कब की, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका कब? तो कब की इन्होंने स्थापना, आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन में है आपके 1920, 1922, 1918, 1921 एंड 1920। तो जो आपके महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी वो की थी 1920 में। तो ऑप्शन डी भी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1920 में ही आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी और 1920 में ही महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की भी स्थापना की है। तो दोनों की ईयर एक ही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहते हैं। किसको पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, या जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या जो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो, या इन सभी प्रकार से स्वस्थ हो। तो हम पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर रोग ना हो कोई भी, बल्कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ये होता है, एक तो उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऊपर से वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग डेली काम करते हो, सब लोग कार्य करते हो, तो क्या करते हैं? थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। और जो थकावट का कारण होता है वो होता है लैक्टिक एसिड का मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इसके कारण थकावट होती है। तो इसके लिए थकावट को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो थकावट का भोजन से तो कोई संबंध है ही नहीं है। व्यायाम करना चाहिए, थके हुए ऑलरेडी हैं, ऊपर से एक्सरसाइज और कर लें तो और ही थक जाएंगे। कार्य करना चाहिए, थकावट हो रही है, कार्य कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही आपका ऑप्शन राइट है, विश्राम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? थकावट के बाद विश्राम करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, वायु अपने आप में है। तो वायु अपने आप में क्या है ये बताना है आपको। मूल तत्व है, विभिन्न द्रव्यों की वाष्प है, या विभिन्न गैसों का मिश्रण है, या विभिन्न गैसों का यौगिक है। तो वायु अपने आप में क्या होती है? वायु में बहुत सारी गैसें होती है और इन गैसों का मिश्रण ही हमारी क्या कहलाती है? वायु कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वायु अपने आप में क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, इनमें से वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो क्या ऐसा कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तपेदिक है, चेचक है, कड़फेर है और ये सभी है। तो आपका वायु के द्वारा तपेदिक भी फैलता है, चेचक भी फैलता है, कड़फेर भी फैलता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी। ये आपका मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपको सिर्फ आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए। क्वेश्चन है आपका, चेचक के रोगाणु का नाम है। तो आपको ये बताना है चेचक के रोगाणु का नाम क्या है। ऑप्शन में विब्रियो कॉल्डी है, बैसिलस टाइफोफिस है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, या बैरियोला वायरस है। तो चेचक के जो किसका रोगाणु का नाम, तो चेचक का रोगाणु का नाम होता है वेरियोला वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सती प्रथा कब लागू हुआ? 1929 में हुआ, 1829 में हुआ, 1856 में हुआ, 1930 में हुआ या 1920 में हुआ? तो 1920 में क्या आया था आपके? 1920 में तो आपके गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी, और साथ ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। जो सती प्रथा आया था ना, सती प्रथा अधिनियम आपका लागू होता है 1829 में। कब? 1829 में आया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 1856 दिया हुआ है ना, 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा निषेध अधिनियम की प्रेरणा किसने दी? तो आपको ये बताना है, जो सती प्रथा निषेध अधिनियम की प्रेरणा है ना, ये किसने दी? ऑप्शन में आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी है, महात्मा गांधी ने दी है, राजा राममोहन राय ने दी है, या इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम की प्रेरणा जिसने दी है उनका नाम है राजा राममोहन राय ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है, आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में हुआ? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था पहले ही। 1856 में हुआ, 1921 में हुआ, 1854 में हुआ एंड 1929 में हुआ। तो आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया था ना, वो आया था आपका 1856 में। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता, जो हिंदू विधवा विवाह होता था ना, उसको अपराध माना जाता था, पर इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं उनका फिर से विवाह किया जाना चाहिए। ये अधिनियम बना था आपका 1856 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब हुआ? यानी कि जो हिंदू स्त्रियां हैं ना, उनका भी संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। ये अधिनियम कब हुआ? 1872 में आया, 1933 में आया, 1924 में आया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 1933, ठीक है। तो 1933 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार कब आया? 1933 में आया। इससे रिलेटेड अधिनियम बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, राजा राममोहन राय के ही प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब हुआ? तो किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ना, कब हुआ? 1928 में, 1929 में, 1936 में, या 1932 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1929 में। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब हुआ? तो आपका जो छुआछूत वाला अभिशाप अधिनियम था ना, कि मतलब जिसमें क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको जो जनरल के लोग होते थे वो छूते नहीं थे। ये छुआछूत अभिशाप अधिनियम ये आया था। मतलब ये किस लिए बात है? ये जो छुआछूत ऊंच नीच की भावना है ना, इसको हटाने के लिए अधिनियम बनाया गया था। ये कब आया था आपको ये बताना है। 1955 में आया, 1957 में आया, 1857 में आया, या 1858 में है? तो आपका जो छुआछूत अभिशाप अधिनियम था ना, ये आया आपका 1955 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, दहेज निरोधक अधिनियम कब हुआ? तो जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये कब पारित हुआ, ये बताना है। 1960 में, 1961, 1956 में, 1961 में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका दहेज निरोधक अधिनियम ये आया आपका 1961 में। तो ऑप्शन सी क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज आपके ईयर वाले क्वेश्चन लगता है इसमें ज्यादा ही है। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको ये ईयर वाले क्वेश्चन एक वीडियो में भी करा दूंगी। जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे आपके जो जितने भी आपके ईयर वाले वीडियो हैं, ईयर वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। उससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी क्लास भी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर मैं वो वाली क्लास भी आपको करवा दूंगी। क्वेश्चन में है आपके, विवाह की आवश्यक जैविकी योग्यता। तो विवाह की आवश्यक जो जैविकीय योग्यता है वो क्या है? अत्यधिक हष्टपुष्ट होना, सुंदर एवं आकर्षक होना तभी विवाह होगा,
परिपक्व एवं रोगमुक्त होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिपक्व यानी कि मैच्योर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता है। तो विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता कब है, कैसी है, मतलब ये बताना है आपको। ऑप्शन में दोनों विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम ना होना। सेकंड ऑप्शन है कोई भी पूर्व विवाहिता ना हो। थर्ड ऑप्शन है दोनों किसी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित ना हो। एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी योग्यताएं हैं। तो विवाह की अनिवार्य जो कानूनी योग्यता है ना, वो दोनों विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम ना हो, यानी कि जो एज फिक्स की गई है ना, एज क्या फिक्स की गई है, लड़कों की 21 साल, लड़कियों की 18 वर्ष, इससे एज क्या होनी चाहिए, कम ना होनी चाहिए। ये बॉयज की है और ये आपकी गर्ल्स की एज फिक्स की गई है। कोई भी पूर्व विवाहिता ना हो, यानी कि ऐसा कोई ना हो कि जिसकी पहले से विवाह हो चुका हो, और दोनों किसी भी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित ना हो, यानी कि ऐसे लोग ना हो जिनको मानसिक यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो वो हो। ठीक है, तो मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एक अच्छी माँ 100 अध्यापकों के समान होती है, यह किसका कथन है। यानी कि जो एक अच्छी माँ होती है ना, वो 100 टीचर्स के समान होती है, यह किसका कथन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, आपको ये बताना है। डॉक्टर मजुमदार ने दिया, जॉन हर्बर्ट ने कहा, मैकाइवर ने कहा, या उपरोक्त में से किसी ने। तो अच्छी माँ 100 अध्यापकों के समान होते, ये कहा था जॉन हर्बर्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यह किसका कथन है, संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, हुए शहीद हो जाते हैं, परंतु परिवार के लिए वे जीवन पर्यंत परिश्रम करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, ये एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, पर परिवार के लिए तो हमेशा, यानी कि जब तक जीवन चलता है तब तक वो परिश्रम करते ही रहते हैं। ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। बिन्सेज और बिन्सेज का है, पेज का है, क्लेयर का है, या मैकाइवर का है। तो ये जो कथन है ना, ये आपका कथन है मैकाइवर का। तो मैकाइवर ने ही कहा था कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, परंतु परिवार के लिए वो जीवन पर्यंत परिश्रम मतलब करते ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समाज की प्रथम मौलिक इकाई है। तो समाज की प्रथम मौलिक इकाई क्या है, फैमुलस है, परिवार है, संस्था है, या घर है। तो समाज की जो आपकी जो प्रथम मौलिक इकाई है वो है आपका परिवार। परिवार में ही व्यक्ति की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ, यानी कि आपको ये बताना है जो फैमिली शब्द आया वो किस शब्द से आया है। फील से आया है, फैमुलस से आया है, रिलेशन से आया है, या कल्चर से आया है। बात की जा रही है फैमिली की, तो फैमिली शब्द जो है वो आपके फैमुलस से आया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, येलिसिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। तो येलिसिन नामक रासायनिक पदार्थ किस में होता है, ये बताना है आपको। लहसुन में होता है, काली मिर्च में होता है, अजवाइन में होता है, या दालचीनी में होता है। तो येलिसिन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है ना, वो होता है आपके लहसुन में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन देखना है, जस्ट उसका आपको आंसर कर देना है। क्वेश्चन में गांधी जी ने किसको गरीबों की कस्तूरी कहा, क्या कहा। तो गांधी जी ने किसको गरीबों की कस्तूरी कहा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, कस्तूरी, ये बताना है आपको। अदरक को कहा, जीरा को कहा, लहसुन का कहा, या उपरोक्त में से कोई। तो गांधी जी ने जो गरीबों की कस्तूरी कहा था ना, वो कहा था आपको लहसुन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिंजरीन तथा पोटेशियम ऑक्जिलेट नामक पदार्थ पाया जाता है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में, जिंजरीन तथा पोटेशियम ऑक्जिलेट नामक पदार्थ किस में पाया जाता है। जीरा में पाया जाएगा, मेथी में, लौंग में, या अदरक में।
तो आपका जो जिंजरीन है और पोटेशियम ऑक्सीजिलेट है ये अदरक में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? अदरक में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अदरक में क्या पाया जाता है? जिंजरीन और पोटेशियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, साइमिन, कार्बोन, लिमोलिन तथा सेमाइट एल्डिहाइड उपस्थित रहता है। तो साइमिन, कार्बोन, लिमोलिन तथा सेमाइट एल्डिहाइड किस में उपस्थित रहता है? कॉफी में, कोको में, चाय में या अजवाइन में? तो ये आपका उपस्थित रहता है किसमें? अजवाइन में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपके बेसिक क्वेश्चन तो हैं, साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को पता होता ही नहीं है स्टूडेंट्स को कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, कैरोटीन आदि पाया जाता है। तो प्रोटीन हो गया आपका, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैरोटीन, ये किस में पाया जाता है? जीरा में पाया जाएगा, अजवाइन में पाया जाएगा, काली मिर्च में पाया जाएगा या दालचीनी में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपके किसके? काली मिर्च में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च में ही प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसमें थायमीन होने के कारण सुगंध एवं स्वाद उच्च श्रेणी का होता है? यानी कि किसमें थायमीन होने के कारण जो स्मेल होती है ना अच्छी होती है, और उसका टेस्ट भी एकदम हाई क्वालिटी का होता है। लौंग है, जीरा है, हींग है या काली मिर्च है? तो जो थाइमिन होने का जिसकी एकदम तेज सुगंध होती है वो होती है आपकी हींग की। देखते हो हींग की डिब्बी खोलो, अगर ओरिजिनल हींग है तो हींग की डिब्बी खोलने पे उसकी स्मेल फैल जाती है। तो ये क्या होता है, स्मेल भी उसकी अच्छी होती है और जो उसका टेस्ट होता है ना वो भी एकदम हाई क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हींग आपकी पाचनशीलता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पत्ते में लोहा, कैल्शियम, सल्फर, फ्लोरीन, विटामिन ए, विटामिन सी की काफी मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा पत्ता है जिसमें कैल्शियम, सल्फर, फ्लोरीन, विटामिन ए तथा विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाएगा? मेथी है, चाय है, काली मिर्च है या लहसुन है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका लहसुन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 90% यूजिनॉल नामक फेनोलिक कंपाउंड होता है। तो 90% यूजिनॉल, तो यूजिनॉल किस में पाया जाता है आपके? हल्दी में पाया जाएगा, मेथी में पाया जाएगा, लौंग में पाया जाएगा या चाय में पाया जाएगा? तो जो आपका यूजिनॉल होता है वो पाया जाता है आपके लौंग में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति के दांत में दर्द हो ना, तो दांत में दर्द के लिए आपको लौंग का तेल लगाना चाहिए। जिस जगह पे दर्द हो रहा है आपका ज़्यादा ज़्यादा 5 या 6 मिनट के अंदर आपका दर्द गायब हो जाता है। और जिसको लौंग का तेल ना मिले वो लौंग को जहाँ दर्द होता है लौंग को रख भी सकते हैं, उसको धीरे धीरे चूस भी सकते हैं। ठीक है, खाना नहीं है, चूसना है। तो ये करने से भी आपका दांतों का दर्द में आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बनता ही आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, कि आपको दांतों में दर्द होने पर क्या लगाना चाहिए? तो लौंग का तेल लगाना चाहिए, यानी कि लौंग का यूज करना चाहिए दांतों में दर्द होने पर। क्वेश्चन है, गर्भधारण के लगभग कितने दिनों बाद बालक का जन्म होता है? 290 दिन, 220 दिन, 237 दिन, 280 दिन? तो गर्भधारण के लगभग कितने दिनों बाद? तो लगभग 280 दिन के बाद, ठीक है, बालक का जन्म होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 280 दिन होते हैं और आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने? 3 आपके ट्राइमेस्टर होते हैं और 9th मंथ होते हैं। ठीक है, 9 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वंशानुक्रम के वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? माता होते हैं, जीन्स होते हैं, माता पिता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बात की जा रही है वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं वो जीन्स होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्त्री के रजकण तथा पुरुष के वीर्यकण के मिलने से एक नए कोष का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, स्त्री के क्या रजकण तथा पुरुष के वीर्यकण के मिलने से एक नए कोष का निर्माण होगा, उसे क्या कहेंगे?
गुणसूत्र कहेंगे, जीन्स कहेंगे, जायगोट कहेंगे या उपयुक्त सभी कहेंगे। तो इस प्रोसेस में जो नया कोश का निर्माण होता है उसको जायगोट कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं उसे? जायगोट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? स्पर्म और ओवम मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पुरुष के प्रत्येक जर्म सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? पुरुष के प्रत्येक जर्म सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ये बताना है आपको। 37, 47, 23 एंड 40। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पुरुष के प्रत्येक जर्म सेल में न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो निम्न है, XY, YX, XX एंड YY। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? XY। तो बात की जा रही है शुक्राणु। शुक्राणु होते हैं मेल में, तो मेल में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना वो XY होते हैं। देखिए, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल। मेल में होता है आपका XY और फीमेल में होता है आपका XX। तो लड़का या लड़की होना ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेल के पास तो एक्स और वाई दोनों हैं, बल्कि फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ओवम में गुणसूत्र होते हैं। तो ओवम में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निकास में होने वाले परिवर्तन होते तो निकास में होने वाले परिवर्तन कौन से होंगे? रचनात्मक होंगे, विकासात्मक होंगे, उपरोक्त दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है निकास की। तो जो निकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं ना वो रचनात्मक भी होते हैं, विकासात्मक भी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब हुआ? तो आपको ये बताना है कि खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब हुआ। 1954 में आया, 1952 में आया, 1956 में आया या 1960 में आया। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, आपको इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम आपका आया ना वो आया 1954 में। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ही जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन करवाए ना इनको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मोस्टली स्टूडेंट इसको भूल जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक या दो से ज्यादा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एक नंबर भी कम होता है ना तो भी आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक संस्थान है। तो भारतीय मानक संस्थान कौन सा है? ISI है, IST है या IST है। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सेम सेम हो गए हैं। तो जो आपका भारतीय मानक संस्थान है वो होता है आपका ISI। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक तैयारी किया गया है। तो भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कौन सी मानक तैयारी की गई है? मतलब कौन सी ऐसा है जो स्टैंडर्ड फिक्स करता है? ये सब ISI करता है, एगमार्क करता है, ISI तथा एगमार्क दोनों करते हैं या उपरोक्त सभी। तो भोज्य पदार्थ की क्वालिटी यानी कि क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया ना वो है आपका एगमार्क। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्क। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एगमार्क की स्थापना हुई। तो आपको ये बताना है एगमार्क की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई, 1938 में हुई, 1952 में हुई या 1937 में हुई। तो जो आपकी एगमार्क है ना, एगमार्क की स्थापना हुई थी 1937 में। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, सभी कृषि उत्पादों को यह चीज दिया गया है जैसे खाद्य तेल, घी,
मक्खन, अंडा, मसाले आदि। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा आपका मार्क आएगा ये बताना है। सभी कैसे दिए गए हैं, कृषि उत्पाद दिए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहीं से क्लियर हो गया, कृषि उत्पाद से। इसमें देख भी लेते हैं कि क्या क्या चीज दिए गए हैं। खाद्य तेल दिए गए हैं, घी दिया है, मक्खन, अंडा, मसाले दिए गए हैं। तो इस पे कौन सा मार्क आएगा, एग मार्क आएगा, LSL आएगा, FPU आएगा या LCA आएगा। तो इसमें जो आपका मार्क आएगा वो हो जाएगा आपका एग मार्क, क्योंकि बात की जा रही है किसकी, बात की जा रही है आपके कृषि की। तो कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर एग्रीकल्चर मार्क ही आएगा कृषि उत्पाद के ऊपर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान परमाणु चिन्ह योजना LSL की स्थापना कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, दोबारा पढ़िए। भारतीय मानक संस्थान परमाणु चिन्ह योजना LSL की स्थापना कब हुई, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1952, सेकेंड ऑप्शन है 1956, थर्ड ऑप्शन है 1953 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1960। तो बात की जा रही है भारतीय मानक संस्थान परमाणु चिन्ह योजना यानी कि LSL। तो जो इसकी स्थापना की गई थी ना, ये हुई थी आपकी 1956 में। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, फल उत्पादक आदेश मानक FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी स्थापना, ये बताना है। इस क्वेश्चन में से आपके और क्वेश्चन रेडी होते हैं, जैसे FPO एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FPO की फुल फॉर्म बताओ। तो FPO की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या है, फूड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा ये। और ये किसके लिए, ये आपके फल उत्पादक के लिए है। तो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी FPO की, 1952 में हुई, 1955 में हुई, 1953 में हुई या 1957 में। तो जो FPO की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1955 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 50 में से क्या स्कोर रहा आपका। आज के क्वेश्चन में आपके 50 में से कम 49 तो होने चाहिए स्कोर। अगर इससे कम है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जितने भी मैंने आपको ईयर वाले क्वेश्चन करवाए हैं ना, या तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको आप कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आसानी से आपको मिलते नहीं है और ना ही आप इनको याद कर पाते हो। याद करते हो भूल जाते हो, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो आप लोग एग्जाम टाइम है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और ईयर वाले क्लास की वीडियो चाहिए जिसमें आपके सारे ईयर एक ही क्लास में कवर हो जाए, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ये क्लास भी करवा दूंगी आपकी। थैंक यू सो मच।